पहला क्या है, दो धातु एवं दो अधातुओं के हमें नाम बताना है। तो दो धातु बताना है तो पहला धातु सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम और दो अधातुएं देखिए कार्बन और सल्फर। दूसरा क्या है, समुद्र में के जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का हमें नाम बताना है। समुद्र के जल में जो लवण पाया जाता है उसे नमक कहा जाता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है, किसी अधातु का नाम हमें लिखना है जो साधारण ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में वो रहती है, विद्यमान होती है। तो कौन सी अधातु है, तो वो ब्रोमीन हो गया। ठीक है, 4 नंबर देखिए, एक अधातु का हमें नाम लिखना है जो वायु के संपर्क में आने पर वो जल उठती है। वो कौन सी है, वो होती है श्वेत फास्फोरस। ठीक है, और धातु की बात की जाए तो वो सोडियम होता है जिसे किरोसिन में रखा जाता है, और इसको भी किरोसिन में रखा जाता है, लेकिन ये क्या है, ये अधातु। पांचवा देखिए क्या है, कौन सी अधातु है जो विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है, लेकिन वो अधातु होते हुए भी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ठीक है, आप पेंसिल देख रहे हैं तो इसकी ये नोक जो है ये क्या है, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। अधातु होने के बावजूद ये विद्युत का सुचालक होती है, विद्युत का आदान प्रदान करती है। तो आपको लिखना है ग्रेफाइट। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो आंसर आपको ऐसे लिखना है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन यहाँ पे खनिज की बात की गई है, तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसके बाद 7वां देखिए क्या है, उल्फाम किस अयस्क में विद्यमान होता है? तो उल्फाम जो है वो टीनोस्टोन, तो टीन धातु का जो अयस्क होता है टीनोस्टोन SnO3, उसमें विद्यमान क्या होता है, उल्फाम। ये एक उपद्रव है। ठीक है, इसे हटाया जाता है। 8वां देखिए क्या है, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? जी बिल्कुल है। लोहा जो है ऑक्सीजन और नमी में के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगता है और उसके भार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए वायु ऑक्सीजन का संपर्क, नमी, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीकरण अवकरण यानी ऑक्सीकारक होता है। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए क्या है, मिश्र धातु क्या होती है? इसकी परिभाषा ये रहा। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे करेंगे, दो या अधिक धातु अथवा एक धातु और एक अधातु, दो धातुएं हो सकती हैं या एक धातु और एक अधातु भी हो सकती है, उनका मिलना या मिल जाना वो कहलाता है मिश्र धातु। ठीक है, उनसे मिलने से एक नया पदार्थ बनता है, जैसे पीतल देखिए, तांबा देखिए, जस्ता। ठीक है, ये क्या है, ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पीतल कैसे बनता है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां, अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो इसकी हमें परिभाषा बताना है। तो ऐसे लिखा जाएगा, देखिए, किसी धातु के साथ पारे को जोड़ना, पारे के साथ मिला देना, वो प्रक्रिया कहलाती है अमलगम। धातु कोई भी हो सकता है, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो लोहा हो, अगर हम उसको पारे के साथ मिला दें तो वो बन जाएगा अमलगम। प्रश्न क्रमांक देखिए 11 क्या है, किस इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं? तो किसी भी तत्व के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए आपको ऐसे लिखना है, किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण से वो क्या है, अस्थायी बन जाते हैं। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, अगर उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है तो वो क्या होगा, वो अस्थायी नहीं बनेगा। और बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है तो क्या है, वो अस्थायी बन जाएगा। तो यही बात आपको लिखनी है। इसके बाद हम लोग समझेंगे, देखिए 12 नंबर क्या है, सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से क्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों? तो इसको समझने से पहले आपको सोडियम परमाणु और सोडियम आयन क्या होते हैं, आइए उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा। बाहरी कोश में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एक्स्ट्रा है। अष्टक पूरा हो चुका है यहाँ पे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग करेगा। त्याग करने से इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, धनायन होता है, प्लस आवेश जुड़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो ये बन गया सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम धनायन बन गया। तो ये बन गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इसमें 11 है तो इसमें हो गया 10। ये अष्टक इसका पूरा है, ये अस्थाई हो गया। तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना ही कहलाता है सोडियम आयन।
ठीक है, ये सोडियम परमाणु और ये सोडियम आयन। तो यही बताना है कि सोडियम परमाणु है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तीव्रता से, जबकि सोडियम आयन नहीं। क्या कारण है? तो इसके बाहरी कोश देखिए, अष्टक पूरा हो चुका है, ये अस्थाई बन चुका है। मुख्य कारण यही है, ये अस्थाई होता है। सोडियम आयन अष्टक पूरा हो चुका है, इसीलिए ये नियॉन की तरह कार्य करता है, ठीक है। और इसी के कारण ये जल से क्रिया नहीं कर पाता। तो काफ़ी अच्छे से आपको ऐसे आंसर करना है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन का निर्माण करता है, जो उनके अंतिम कक्षा में किसके, सोडियम आयन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अस्थाई होते हैं, तथा ये उत्कृष्ट गैस नियॉन के जैसा व्यवहार करता है, जो इसके नज़दीकी गैस होता है। अतः यह जल से क्रिया नहीं कर पाता, ठीक है। ये सोडियम परमाणु हो गया और ये सोडियम आयन हो गया। प्रश्न क्रमांक देखिए 13 में क्या है, आयनिक यौगिकों के जो द्रवणांक होते हैं, द्रव अवस्था में जो पहुंचने वाले ताप होता है, जो क्वथनांक होता है, जो उबलने का ताप होता है, वो उच्च होता है दोनों किसके, आयनिक यौगिकों के। इसका कारण बताना है। तो यहाँ पे समझिए वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों की विशेषताएं में दूसरा हम देखेंगे इनके द्रवणांक आयनिक यौगिकों के द्रवणांक क्वथनांक उच्च होते हैं। इसका कारण यह है कि धन आयनों तथा ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। किसके मध्य, जो प्लस और माइनस जो आयन होते हैं उनके मध्य। तो इन आकर्षण बल को तोड़ने के लिए प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वैद्युत संयोजन यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे इनके द्रवणांक देखिए 801 डिग्री सेल्सियस है। वही क्वथनांक की बात की जाए तो 1413 डिग्री सेल्सियस है। तो ये काफ़ी उच्च हो गया, काफ़ी ज़्यादा। प्रश्न क्रमांक 14 हम लोग देखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती, इसका कारण बताना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देखिए, उदाहरण के लिए ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें इन पदार्थों से कोई मतलब नहीं, लेकिन हालांकि ये भी सहसंयोजक यौगिक है, तो हमें तो यही देखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका कारण यह है कि ये उदासीन अणु के बने होते हैं, आयनों से नहीं। प्लस माइनस इस आयनों अगर बने होते तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती, लेकिन ये किससे बने होते हैं, उदासीन अणुओं से, ठीक। उदासीन होते हैं, इनमें कोई भी आवेश नहीं होता। ये बात आप समझ में आ गई, ठीक है। तो ये पूरा आपको लिख लेना है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो यहाँ पे समझिए वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन इसे कहा जाता है। और विपरीत आवेश वाले ये दोनों आयन स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं। इन दोनों परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाला यह आकर्षण बल विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन ही कहलाता है, ठीक है। तो दो आयनों के बीच जो लगने वाला बंधन होता है, बांधने वाला कौन सा है, वो आयनिक बंधन ही यानी विद्युत संयोजक बंधन ही कहलाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे देखिए त्रिक सहसंयोजक बंधन या त्रिबंधन। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर हुआ नाइट्रोजन अणु में त्रिक सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्यों होते हैं त्रिक, तो यहाँ पे समझिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ सकते हैं, कितने आएंगे, तो हमें 7 करना है, तो दूसरे में 5 हमें लिखना होगा, ठीक है। 8 आ सकते हैं लेकिन इसके पास 5 ही है, तो 5 और 2 7। तो कितने की आवश्यकता है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसीलिए जितनी की आवश्यकता होगी तो उतना ही वो बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसमें त्रिक सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो यही आपको ये बंधन का नाम लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 17, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आपको आंसर लिखना है, तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या, कौन से संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। पहले में 2, दूसरे में हम कितने लिखे, 8 और लास्ट में 1, ठीक है। ये जो बाहरी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा हो चुका है, 1 ज़्यादा है, तो
तो ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये क्या करते हैं, अष्टक पूरा करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप में तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। 18 नंबर, रासायनिक बंधन मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम हमें लिखना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। रासायनिक बंधन मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, ठीक है। दूसरा है सहसंयोजक बंधन। अब ज़्यादा नहीं लिखना है, बस यही आपको लिखना है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देखिए, एक परमाणु से दूसरे किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, स्थान का अदला बदली होता है, तो किस प्रकार का बंधन बनता है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की बात की गई है। तो 2 परमाणुओं के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो बने रासायनिक बंधन बनता है, उसका नाम है वैद्युत संयोजक बंधन। आप इसे आयनिक बंधन भी कह सकते हैं। तो आपको नाम लिखना है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन का निर्माण होता है। इसके बाद 20 नंबर देखिए, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होने से, इसके पहले हमने स्थानांतरण देखा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझा करने से किस प्रकार का बंधन बनता है। देखिए, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। यानी वो जितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा उतना बंधन बनेगा। 1 का करेगा तो एकल सहसंयोजक बंधन, 2 का तो द्विक संयोजक बंधन, 3 का तो त्रिक संयोजक बंधन, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद 21 नंबर देखिए, द्विबंध वाले किस अणु का उदाहरण दें। हमें 2 बंधन बनाने वाले कोई अणु है तत्व का, उसका हमें एग्जाम्पल देना है जो डबल बॉन्ड बनाते हों। तो यहाँ पे देखिए, द्विक सहसंयोजक बंधन यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो डबल बॉन्ड बनाते हों, तो उसका उदाहरण कौन सा हो गया। तो उसका उदाहरण हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए, ये 2 का किया है, ये भी 2 का किया है, तो इसका अष्टक पूरा हो चुका है इन लोगों का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 22 नंबर, त्रिबंध यानी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करने वाले किसी अणु का नाम हो गया, तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, वो नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहरी कोश में अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 5 है तो 3 चाहिए, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। तो आपको लिखना है त्रिक संयोजक बंधन कहलाते हैं, इसमें नाइट्रोजन शामिल है। प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित यौगिकों के बंधन की प्रकृति हमें बताना है। अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम मोनोऑक्साइड, यानी इनमें कौन कौन से बंधन बनते हैं। अमोनिया में कौन सा बंधन बनता है, आइए उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एकल सहसंयोजक बंधन, और इसके एग्जाम्पल में शामिल है हमारा अमोनिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो आपको लिखना है एकल सहसंयोजक बंधन, ये इसमें बनता है। दूसरा क्या एग्जाम्पल में, इसमें बंधन की प्रकृति कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कौन सा बंधन बनता है वो बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है द्विक संयोजक बंधन। तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था ऑक्सीजन में जो बना था द्विक संयोजक बंधन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन हमने देखा, और ठीक उसके नीचे है कार्बन डाइऑक्साइड अणु। इसमें बनता है क्या, द्विक संयोजक बंधन, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करते हैं आपस में। तीसरा देखिए, हमें बताना है सोडियम मोनोऑक्साइड, इसमें कौन सी बंधन प्रकृति है। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम मोनोऑक्साइड, तो ये आयनिक बंधन बनाता है। कौन सा, ये आयनिक बंधन में ये शामिल है। तो यहाँ पे देखिए, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, तो इसके एग्जाम्पल में ये शामिल कौन सा है, सोडियम मोनोऑक्साइड, और ये जो बंधन बनाता है ये आयनिक यौगिक है और आयनिक बंधन भी बनाता है। इसके जो आयन होते हैं दूसरे से आयनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर होगा आयनिक बंधन बनाते हैं। इसके बाद 24 नंबर देखिए, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियान जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8, नियान का होता है 10, तो कितनी की आवश्यकता है ऑक्सीजन को नियान जैसा होने में, तो 2 की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 25, एक तत्व ए संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे तत्व बी के संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक विद्युत का कुचालक है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताना है, इस यौगिक का नाम भी बताना है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना है। काफ़ी आसान सवाल है ये, तो यहाँ पे पहले आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तत्व है ए, इसके संयोजी सेल में यानी बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा तत्व है बी, तो इसके संयोजी सेल में
संयोजी सेल मैंने आपको बताया है, संयोजी सेल मतलब होता है बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों के मिलने से बनता है एक यौगिक ए बी बनता है। तो इसका हमें बंधन की प्रकृति है, सबसे पहले हम देखिए कौन सा यौगिक बनता है, तो इस यहीं से हम लोग पहले समझते हैं। तो ये जो यौगिक बनेगा ये बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4 बनेगा। ये कैसे बनेगा देखिए यहाँ पे जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संयोजी सेल में बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। तो इसका पहले कक्षा में 2, दूसरे में 4, तो संयोजी सेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन की कितनी होती है 17 होती है, 17 होती है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 7 हो गया, 8 2 10 17। तो इस वजह से बाहरी सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के मिलने से जो यौगिक बना CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये विद्युत और ऊष्मा का दोनों का ये कुचालक है, क्योंकि इनके जो यौगिक हैं ये आवेशित कणों के नहीं बन के बल्कि आयनों से बने होते, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। ए और बी यौगिक से बनने वाला यौगिक विद्युत का कुचालक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने अभी देखा। इस यौगिक के बंधन की प्रकृति देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो यौगिक बनते हैं वो बनते हैं सहसंयोजक बंधन। तो कौन सा बंधन हो गया, सहसंयोजक बंधन हो गया। बंधन की प्रकृति हो गई। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी हमें लिखना है। पहले आप ये इसका आंसर आप लिखिए। पहले बनने वाला यौगिक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बनने वाला बंधन सहसंयोजक बंधन, और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाए, तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 26, एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल लाइन के जोड़ने में किया जाता है, तो यौगिक ए की पहचान करें। यानी एल्युमिनियम धातु के साथ जो यौगिक को जोड़कर रेलवे लाइन बनाया जाता है, तो उस यौगिक का हमें नाम बताना है। कौन सा यौगिक है, तो उस यौगिक का नाम है एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यही फेरिक ऑक्साइड है। देखिए फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के मिश्रण को द्रवित लोहा और मशीन के छिद्रों द्वारा रेल के पटरियों में बड़े दरारों को भरा जाता है, यानी जोड़ने का कार्य करता है फेरिक ऑक्साइड, उस यौगिक का नाम है। ये तो पहले से है एल्युमिनियम, इसी के साथ ये इसमें डाला जाता है, मिलाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड आपको लिखना है। इसके बाद 27 नंबर, धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों के धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, क्यों। क्या समझ में आया, किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए निष्कर्षण में सल्फाइड प्राप्त होते हैं और कार्बोनेट अयस्क प्राप्त होते हैं, तो इनको बदला जाता है ऑक्साइड में। क्यों बदला जाता है, इसका कारण बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। धातुओं को उनके ऑक्साइड से निष्कर्षित करना उनके कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में अधिक आसान होता है। किससे आसान होता है, ऑक्साइड में निष्कर्षित करना, ऑक्साइड से निष्कर्षित करना, किसकी तुलना में, कार्बोनेट और सल्फाइड की तुलना में। इसीलिए इन दोनों को किस में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। इसीलिए सांद्रित रेस को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और उसे अवकृत होकर धातु प्राप्त किया जाता है और अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ में आ गया आपको कारण, ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ तक। तो समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।